हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हिंदी व्याकरण में आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा और सर्वनाम। वैसे हम पिछले कक्षाओं में भी संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे। संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब कि इस दुनिया में जितने भी नाम होते हैं, जितनी भी वस्तुएं होती हैं, व्यक्ति होते हैं, स्थान, प्राणी और भाव, इन सब के नाम को हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। इस परिभाषा के आधार पर संज्ञा में 5 बातें महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, व्यक्ति। सभी व्यक्तियों के नाम संज्ञा में ही आते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष, अध्यापक, डॉक्टर, बच्चा, बूढ़ा, सभी नाम व्यक्ति में ही आते हैं। नंबर 2, वस्तु। पंखा, बस्ता, थाली, टीवी, किताब, पर्दा आदि, मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं सभी संज्ञा में ही आएंगी। स्थान। किसी भी स्थान के नाम को भी संज्ञा के अंतर्गत ही बोला जाता है, जैसे घर, विद्यालय, सड़क, बगीचा, पर्वत, खेत आदि। प्राणी। पशु, पक्षी और जीव जंतुओं के नाम प्राणी के अंतर्गत रखे जाते हैं। भाव, जैसे कि मिठास, मेहनत, अच्छाई, अपनापन आदि। भाव को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। भाव हमें दिखाई नहीं देते हैं, इन्हें महसूस करके ही हमें पता चलता है कि ये भाववाचक संज्ञा है। और जैसा कि हमने शब्द विचार में पढ़ा था, संज्ञा एक विकारी शब्द है जो लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तित होता है। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, जिनका अध्ययन हम आगे विस्तार से करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी आदि के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जो कि दुनिया में एक ही हों, जैसे महात्मा गांधी, जयपुर, कुतुब मीनार, बनारसी साड़ी, चेतक घोड़ा आदि। मतलब कि कोई भी स्पेशल नाम जो कि दुनिया में एक ही हो, एक के अलावा दूसरा नहीं हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी आदि की पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे शिक्षक, धोबी, कुर्सी, मंदिर, पेड़, चिड़िया आदि। जातिवाचक संज्ञा मीन्स किसी भी जाति या समूह का बोध कराने वाले शब्द। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, भाव या दशा मीन्स अवस्था का बोध होता हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे क्रोध, खुशी, बुढ़ापा, नफरत, भलाई आदि। भाववाचक संज्ञाओं को ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, सिर्फ इनका अनुभव कर सकते हैं, इन्हें फील कर सकते हैं। और भाववाचक संज्ञाओं को हम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञाएं, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों से बना भी
सकते हैं। भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रियाओं से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना, बच्चा से बचपन, युवक से यौवन, शहर से शहरी। शहर को हम देख सकते हैं, लेकिन हम कहें कि शहरी व्यक्ति है तो शहरी मतलब शहर में रहने वाला, उस चीज़ का हम अनुभव कर सकते हैं, उसको हम फील कर सकते हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा में आएगा। आगे सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। बच्चों, सर्वनाम शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे मम से ममत्व या ममता, अपना से अपनापन, पराया से परायापन आदि। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण शब्द जैसे मेहनती से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे मेहनत। आज़ाद से आज़ादी, भला से भलाई। क्रिया शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। जैसे मिलना से मेल, चलना से चाल, दौड़ना से दौड़। इस प्रकार आज हमने संज्ञा के तीनों प्रकारों का विस्तार से अध्ययन किया है। आगे हम सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जब हम संज्ञा को सही प्रकार से समझ पाएंगे तभी हम सर्वनाम को समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि व्याकरण के सभी टॉपिक या सभी विषय एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यदि हमें पहला टॉपिक समझ नहीं आया तो दूसरे को समझने में हमें परेशानी होगी। इसलिए अगर हमें संज्ञा अच्छे से पता है कि संज्ञा क्या होता है, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, तो ही हम सर्वनाम को अच्छे से समझ सकते हैं। यदि हमें संज्ञा की जानकारी नहीं है तो सर्वनाम हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए संज्ञा और सर्वनाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, कोई, कुछ, जो, सो आदि। जैसे हम कहते हैं कि मोहन बाजार गया, मोहन बाजार से आम लाया, मोहन की मम्मी भी साथ में गई। एक पैराग्राफ को हम जब लिखते हैं तो उसमें हम मोहन संज्ञा है उसका एक बार प्रयोग करके उसकी जगह पर फिर हम उसके स्थान पर अलग अलग शब्द प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मोहन बाजार गया, वह बाजार से आम लाया, उसकी मम्मी भी उसके साथ गई। इस प्रकार पैराग्राफ में एक बार संज्ञा लिखकर संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद माने गए हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम या उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, जिसका हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, हमें ये सर्वनाम का विषय बहुत ध्यान से पढ़ना है और कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए तो ये पहली बार आया है। पिछले साल हमने सिर्फ सर्वनाम की
परिभाषाएं पढ़ी थी और इस बार कक्षा 4 में हम इसके भेद भी पढ़ेंगे। तो ध्यान से पढ़कर हम इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। सर्वनाम के भेदों का विस्तृत वर्णन। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। मैंने आपको पहले बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं और यह अधिकतर व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के लिए प्रयोग होता है, मतलब कि किसी भी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके 3 प्रकार होते हैं। प्रथम पुरुष मतलब बोलने वाला, जैसे कि मैं, हम और इनसे संबंधित शब्द। संबंधित शब्द मीन्स जैसे कि मैं, तो मैं से संबंधित शब्द हैं मेरा, मेरी, मेरे, मुझको, मुझे, मैंने। ऐसे ही हम से हमारा, हमारी, हमारे, हमको, हमें, हमने, हमसे आदि। तो जो बोलने वाला होता है वाक्य में उसे कहते हैं प्रथम पुरुष। जैसे मैं खाना खाता हूँ, हमारा घर दूर है। इन वाक्यों में मैं और हम पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रथम पुरुष के भेद में आते हैं। नंबर 2, मध्यम पुरुष मतलब कि सुनने वाला। जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो जो सामने वाला होता है जिससे हम कहते हैं उसे कहते हैं मध्यम पुरुष। जैसे कि तू, तुम, आप तथा इनसे संबंधित शब्द। इनसे संबंधित शब्द मीन्स सेम वैसे ही जैसे मैं और हम। तो तू से तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुमने, तुम्हें, आपका, आपकी, आपको आदि। जैसे तुम पत्र लिख रहे हो, आप यहाँ बैठिए। नंबर 3, अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए। मतलब कि जब 2 लोग आपस में बात करते हैं, कोई वाक्य बोलते हैं, तो एक तो बोलने वाला होता है, दूसरा सुनने वाला और तीसरा जिसके बारे में हम बात करते हैं वह अन्य पुरुष में आता है। जैसे यह, वह, ये, वे और इनसे संबंधित शब्द। जैसे वह लड़का शरारती है, इसने मेरी पेंसिल तोड़ दी आदि। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। जब किसी निश्चित वस्तु या स्थान के बारे में बताया जाए तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह और वह या ये और वे। एक वचन के लिए यह वह और बहुवचन के लिए ये और वे। एग्जाम्पल, यह मेरा पंखा है, वह मेरा घर है। मतलब कि जिस चीज़ के बारे में हमें निश्चित रूप से पता होता है कि यह किसकी है, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यह ज़्यादातर वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब किसी के बारे में निश्चित जानकारी नहीं होती है, उसका हमें आभास होता है लेकिन जानकारी नहीं है कि कितनी मात्रा में वो काम हो रहा है, तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसकी पहचानने के लिए शब्द हैं कोई और कुछ। जैसे बाहर कोई खड़ा है, हमें इतना तो पता है कि बाहर कोई ना कोई है, लेकिन कौन है ये हमें निश्चित रूप से नहीं पता है। दूध में कुछ गिर गया है, इतना तो कंफर्म है कि कुछ गिरा है, लेकिन निश्चित रूप से ये नहीं पता है कि दूध में क्या गिरा है। मतलब किसी चीज़ की निश्चित जानकारी नहीं हो, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। नंबर 4, संबंधवाचक
सर्वनाम, जहाँ पर संबंध दर्शाया जाए वाक्य में, वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा आदि। दो शब्दों या दो वाक्यों के बीच में कोई संबंध दर्शाने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जो करेगा सो भरेगा। तो करेगा और भरेगा शब्दों को जो और सो से जोड़ा गया है। जैसा काम करोगे वैसा ही फल पाओगे, मतलब जैसा और वैसा। इस प्रकार से दो शब्दों या दो वाक्यों में संबंध दर्शाने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहाँ पर कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाए, कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे आदि। उदाहरण जैसे तुम क्या कर रहे हो और आज कौन आएगा। मतलब जहाँ पर प्रश्न सूचक शब्द हो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। लास्ट, निजवाचक सर्वनाम, जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे अपने आप, स्वयं या खुद। उदाहरण, मैं स्वयं गृह कार्य करूँगा, तुम अपने आप चले जाओ आदि। इस प्रकार से सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं और ये 6 प्रकार के होते हैं। इनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम को व्यक्तियों के लिए, या हम कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आज के चैप्टर में हमने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ा। संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम किसे कहते हैं आदि जानकारी प्राप्त की। तो इन दोनों को हम एक बार फिर से महत्वपूर्ण बिंदुओं द्वारा दोहराते हैं। संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, कोई, कुछ, जो, सो आदि। सर्वनाम के 6 भेद माने गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके भी 3 प्रकार होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और अंत में निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, अगर हमें संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषाएं और प्रकार अच्छी प्रकार से याद हैं और उन प्रकारों को पहचानने की जानकारी हमें है, हम शब्द देखकर अगर पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सी संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, तो हम संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित कोई भी अभ्यास को, कोई भी प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें चैप्टर समझ में ना आए तो हम इसे 2 या 3 बार रीड कर सकते हैं। परिभाषाओं और प्रकारों को आपको याद भी करना है। इसके बाद अपनी कॉपी में लिखकर अभ्यास करना है। बच्चों, यहाँ पर मैं संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न दे रही हूँ, जिन्हें आपको याद करके अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे संज्ञा की परिभाषा लिखो, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, उनके नाम भी लिखने हैं।
निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाओ। संज्ञा चैप्टर में हमने ये सारे प्रश्नों के उत्तर पढ़े हैं। हमें अगर कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो हमें चैप्टर दोबारा से पढ़ना है और फिर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कोई दो उदाहरण लिखिए। सर्वनाम किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के कोई दो भेदों के नाम लिखिए और पुरुषवाचक सर्वनाम के दो उदाहरण लिखिए। उदाहरण आप अपने मन से लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो यहाँ दिए हुए हैं उनमें से ही हो, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है और पढ़ के सभी प्रश्नों के उत्तर याद रखने हैं और कॉपी में लिखने भी। Thank you and have a nice day.